नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा। नए साल पर सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ तीन बड़े फैसले लेने जा रहे हैं और यह तीनों फैसला मोदी शाह के मिशन 2024 पर ब्रेक लगा सकता है या फिर व्यापक स्तर पर मोदी शाह के मिशन 2024 को प्रभावित करेगा, जिससे सियासी नुकसान भारतीय जनता पार्टी को उठाना पड़ सकता है। आपको यहां बता दें कि इन तीन केस में दो में सुनवाई पूरी हो चुकी है और फैसला सुरक्षित रख लिया गया है। इसके अलावा एक जो केस है वो काफी प्रसिद्ध केस है और इस वक्त विपक्ष के लिए भी सबसे बड़ा मुद्दा है। तो चलिए पूरे केस को आपके सामने रखते हैं और यह कैसे 2024 में मोदी शाह की बीजेपी को प्रभावित करेगा ये भी हम आपको बताते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इन तीनों केस में बारी बारी से सबके नाम बताएंगे। पहला मुद्दा मान लीजिए इलेक्टोरल बॉन्ड। इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर सुनवाई पूरी हो रखी है और इस मामले में अब नए साल पर फैसले की बारी है और इसमें साफ लगता है कि जिस तरीके से सुनवाई हुई है, अगर सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ इस मामले में निर्णय ले लेते हैं कि देश के नागरिकों को चुनावी चंदा के बारे में जानने का भी हक है, इसमें पारदर्शिता का हक है, या फिर इलेक्टोरल बॉन्ड में जितनी भी सारी चीजें छिपे तरीके से हो रही हैं उसे रोक देने का भी कोई निर्णय आ जाता है, तो निश्चित तौर पर यहां बीजेपी को गहरा झटका लगेगा। इस संबंध में देखिए जरा अपने स्क्रीन पर चुनावी बॉन्ड योजना को लेकर लाइव हिंदुस्तान पर भी एक रिपोर्ट है। हिंदुस्तान ने लिखा है, केंद्र सरकार द्वारा राजनीतिक दलों को चंदा देने के लिए जनवरी 2018 में शुरू की गई चुनावी बॉन्ड योजना की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट के 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने 2 नवंबर को फैसला सुरक्षित रख लिया था। इस मामले पर सबकी निगाहें इसलिए भी टिकी हैं क्योंकि इसका फैसला 2024 के लोकसभा चुनाव को सीधे तौर पर प्रभावित कर सकता है। अब जरा सोचिए कि लोकसभा चुनाव में यह इफेक्ट डालेगा। अगर इलेक्टोरल बॉन्ड पर कोई ठोस निर्णय आता है तो बीजेपी की कमर भी टूट सकती है। दरअसल कमर इस मायने में टूटेगी क्योंकि इस वक्त सबके राज मोदी शाह यानी बीजेपी सरकार को पता है कि किसने किसको कितना पैसा दिया, लेकिन विपक्ष को इसकी जानकारी नहीं है। जांच एजेंसियों को इसकी जानकारी होती है कि इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए किस पार्टी को कितना पैसा मिल रहा है। खास करके ऑपोजिशन को, विपक्ष की पार्टियों को कुछ पता नहीं। ऐसे में उन्हें चंदा बहुत कम मिलता है क्योंकि उन चंदा देने वालों को भी पता है कि सरकार से अगर हमने बैर लिया तो अगले पल जांच एजेंसी हमारे दरवाजे दस्तक दे रही होगी। तो इनसे बचने का सबसे आसान तरीका था इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए पूरा पैसा सत्ताधारी पार्टी यानी भारतीय जनता पार्टी की झोली में डाल दीजिए। अगर इस पर ब्रेक लगता है तो निश्चित तौर पर मोदी शाह को बहुत बड़ा झटका लगेगा। यहां पर आगे लिखा गया है कि मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, बी.आर. गवई, जे.बी. पारदीवाला और मनोज मिश्रा की संविधान पीठ के समक्ष याचिकाकर्ताओं की ओर से कहा गया कि राजनीतिक दलों के चंदा देने के लिए शुरू की गई गुमनामी चुनावी बॉन्ड योजना लोकतंत्र को नष्ट कर देगी क्योंकि यह भ्रष्टाचार को बढ़ावा देती है। भ्रष्टाचार और अपारदर्शिता सबसे महत्वपूर्ण वजह है कि इस चुनावी बॉन्ड का विकल्प तलाशा जाना चाहिए और इस पर ब्रेक लगना चाहिए क्योंकि यह बस सत्ता में बैठे पार्टियों को फायदा पहुंचाता है। हालांकि इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर मोदी सरकार के तर्क कुछ और हैं। उन्हें यहां भी कालाधन रोकने का फॉर्मूला नजर आ रहा है इस इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए, जबकि ये तो कालाधन पर बड़ी बड़ी बातें किए हुए हैं लेकिन उसका भी नतीजा नील बटा सन्नाटा रहा है। जरा देखिए क्या लिखा हुआ है। दूसरी तरफ केंद्र सरकार ने योजना को सही बताते हुए कहा कि इसकी शुरुआत राजनीतिक चुनाव में काले धन को खत्म करने के लिए शुरू की गई। केंद्र सरकार ने संविधान पीठ को यह बताया कि लोगों को राजनीतिक दलों को मिलने वाले चंदे का स्रोत जानने का हक नहीं है। क्यों हक नहीं है? इस देश की सरकार इस देश की जनता चुनती है
और जिस पार्टी को वो वोट दे रही है उस पार्टी के पास पैसा किसका आता है, कहां से आता है, यह जानने का हक क्यों नहीं है? फिर इस देश के हर नागरिक के इनकम में घुसने की सरकार को भी क्या जरूरत है? जब आप छिपाएंगे तो हर नागरिक आपसे सवाल कर सकता है। अब जो अगला केस हम बता रहे हैं उसमें मामला नाटकीय ढंग से घूमता रहा है, लेकिन जनवरी में इस मामले में ताबड़तोड़ सुनवाई होगी और फिर फैसला भी दिया जाएगा। सबसे चर्चित मुद्दा ईडी की शक्तियों को लेकर। ईडी की मनमानी शक्तियों को लेकर विपक्ष हमेशा से यह आरोप लगाता रहा है कि ईडी जैसी जांच एजेंसियों को सरकार ने अपना पिट्ठू बना लिया है और जैसे मर्जी हो वैसे इस्तेमाल करती है। और इस सरकार ने ईडी के सहारे ना जाने कितनी सरकारें विपक्ष की अस्थिर कर रख दी हैं। कई जगह सरकारें चुनी हुई, जनता की चुनी हुई सरकारें छीन ली हैं, तख्ता पलट करके रख दिया है। तो इसी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका पड़ी कि ईडी अपनी मनमानी शक्तियों के सहारे विपक्ष के नेताओं को धड़ल्ले से गिरफ्तार कर लेती है और अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर बहुत बड़ा खेल करती रहती है। और एक दफे तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ईडी की शक्ति को बरकरार भी रख दिया गया था, लेकिन बाद में जब व्यापक स्तर पर याचिकाएं पड़ी और सुप्रीम कोर्ट को यह कन्विंस किया गया कि ईडी की शक्तियां मनमानी हैं, खुद सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक ने ईडी के लिए गए निर्णय पर हैरानी जताते हुए कई फैसले भी पलटे। कईयों की गिरफ्तारी को रद्द किया, कईयों को जेल से बाहर निकलवाया। तो लगा कि नहीं, ईडी कहीं ना कहीं अपनी शक्ति का दुरुपयोग तो कर रही है। इस पर भी क्या जानकारी है हिंदुस्तान की तरफ से, ये देखिए। हिंदुस्तान ने लिखा है, सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की विशेष पीठ प्रवर्तन निदेशालय ईडी की अथाह शक्तियों की समीक्षा कर रही है। इस मामले में जनवरी 2024 में विस्तृत सुनवाई शुरू होगी। इस मामले में आने वाला नतीजा देश की राजनीति को काफी प्रभावित करेगा, क्योंकि अभी यह आरोप लगाया जा रहा है कि ईडी का इस्तेमाल विपक्षी पार्टियों को दबाने के लिए किया जा रहा है। और इसमें गौर करने वाली बात यह है कि अगर ईडी की मनमानी शक्तियों पर सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ कोई बड़ा फैसला ले लेते हैं तो यकीन मानिए मोदी शाह के सबसे बड़े हथियार पर चोट पड़ने जा रहा है। और उस चोट का असर यह होगा कि वो अपनी मनमानी करने में फिर 2 कदम पीछे चले जाएंगे। यहां से आगे देखिए, लिखा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट उन याचिकाओं पर विचार कर रही है जिसमें धन शोधन निवारण अधिनियम पीएमएलए के तहत गिरफ्तारी, धन शोधन में शामिल संपत्ति की कुर्की, तलाशी और जब्ती सहित ईडी की अन्य शक्तियों को चुनौती दी गई है। शीर्ष अदालत ने 24 नवंबर को इस मामले की सुनवाई 8 सप्ताह के लिए स्थगित करते हुए जनवरी 2024 में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया था। विशेष पीठ ने सुनवाई स्थगित करते हुए सरकार को मामले में दाखिल संशोधित याचिका पर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया था। यानी कि प्रोसेस आगे बढ़ा हुआ है। जनवरी में जो बेंच इसके सुनवाई करेगी वो निर्णय तक भी पहुंचेगी, इसकी उम्मीद की जा रही है। तो ये 2 मामले हो गए। अब जो तीसरे मामले की बात हम कर रहे हैं वो जरा गौर से समझिएगा। यह है असम नागरिकता अधिनियम की धारा 6A को चुनौती देना। और यह भी अगर देखा जाए तो जनसंख्या के स्तर पर, समुदाय के स्तर पर यह कानून बहुत लोगों को प्रभावित करती है। फिर चाहे असम का नागरिकता अधिनियम हो या फिर सीएए का मुद्दा हो या एनआरसी का मुद्दा हो, इन तमाम मुद्दों को बीजेपी कहीं ना कहीं चुनाव में इस्तेमाल करती है। और अब जो असम नागरिकता अधिनियम की धारा 6A है, जिसमें अप्रवासी असमीज को, यानी बांग्लादेश से आए हुए या कहीं और से भी आए हुए लोगों को नागरिकता प्रदान करने के संबंध में है, जिसको लेकर आपत्ति जाहिर की गई है। जरा देखिए इस संबंध में हिंदुस्तान ने क्या जानकारी दी है। यहां लिखा गया है कि असम में नागरिकता से जुड़े धारा 6A की वैधता का मुद्दा। लिखा हुआ है कि असम में नागरिकता से संबंधित मुद्दा हमेशा से चुनाव को प्रभावित करने का मुद्दा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की संविधान पीठ ने 12 दिसंबर को असम में नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 6A के प्रावधानों की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली 17 याचिकाओं पर फैसला सुरक्षित रख लिया था। धारा 6A असम समझौते के तहत आने वाले अप्रवासियों को भारतीय नागरिकता देने से संबंधित है। बताया जाता है कि ये धारा 6A धारा 6 का उल्लंघन है,
जो आर्टिकल 14 है उसका भी उल्लंघन है, समानता के अधिकार पर भी चोट पहुंचता हुआ इसमें दिखाई पड़ता है। तमाम ऐसे विवादास्पद मुद्दे खड़े हुए हैं और इसी को लेकर याचिकाएं पड़ी थी। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई पूरी कर ली है, फैसला आने का इंतजार है। बताया जा रहा है मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति सूर्यकांत, एम सुंदरेश, जेबी पारदीवाला और मनोज मिश्रा की संविधान पीठ के समक्ष ऑल असम अहोम एसोसिएशन और अन्य याचिकाकर्ताओं की ओर से कहा गया है कि धारा 6A अपने आप में पूरी तरह से अनुचित है। पीठ को बताया गया कि इससे असम के स्थानीय लोगों के रोजगार सहित कई पहलुओं पर प्रभाव पड़ा। याचिकाकर्ताओं ने कहा कि धारा 6A भारतीय संविधान के मूल ताने बाने और प्रस्तावना में निहित धर्मनिरपेक्षता, बंधुत्व और भाईचारे के मूल्यों का उल्लंघन करती है। केंद्र सरकार ने अपना पक्ष रखते हुए पीठ के समक्ष स्पष्ट किया कि धारा 6A की संवैधानिक वैधता की जांच का नागरिकता अधिनियम में किसी अन्य संशोधन से कोई लेना देना नहीं है। बावजूद इसके जो तर्क याचिकाकर्ताओं के द्वारा रखे गए, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट को इस मामले में विवाद नजर आया। खूब सुनवाई हुई, फैसला सुरक्षित है, इंतजार कीजिए। कोई फैसला अगर आता है तो यह भी बीजेपी को नुकसान करेगा। तो फिर चाहे इलेक्टोरल बॉन्ड का मामला हो या ईडी की मनमानी शक्तियों का मामला हो या फिर असम नागरिकता अधिनियम की धारा 6A की वैधता का मामला हो, ये तमाम मुद्दे ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं 2024 में बीजेपी के खिलाफ फैसला आने पर उन्हें नुकसान दे सकते हैं। इससे बीजेपी के एक बड़े मिशन पर ब्रेक लग सकता है, चाहे ईडी के द्वारा विपक्ष को साधने की कोशिश हो या फिर इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए बाकी तमाम पार्टियों की तुलना में कई गुना अधिक पैसा कॉरपोरेट से इकट्ठा कर लेने का मामला हो, या फिर अब नागरिकता अधिनियम के तहत असम में जो 6A है जिसके जरिए बीजेपी खुद अप्रवासियों को नागरिकता देने का मन बना रही है, उसे वोट बैंक के रूप में स्थापित करना चाह रही है, वो मामला हो। हर मामले पर बीजेपी को बड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है। तो इंतजार कीजिए 2024 नए साल और 2024 लोकसभा चुनाव, इस दोनों के बीच खड़े सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ क्या निर्णय लेते हैं। जो निर्णय लेंगे आप नतीजे भी उसी अनुरूप आम चुनाव के देखेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।